और आज बिहार पृथ्वी दिवस पर आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सबको आह्लादित कर रही है। मैं आशीर्वचन हेतु आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से और अपने आशीर्वचन से हम सबको प्रभावित करें। जोरदार तालियां एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार श्री रामनारायण मंडल जी, माननीय मंत्री उद्योग तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी श्री जय कुमार सिंह जी, पर्यावरणविद प्रोफेसर ज्योति पारिक जी, पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री डी.के. शुक्ला जी, पटना अंचल के वन संरक्षक श्री गोपाल सिंह जी, श्रीमती रश्मि रेखा जी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद, यहाँ उपस्थित बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, मनीष कुमार वर्मा जी, मुख्यमंत्री के सचिव, यहाँ उपस्थित अन्य सभी विधान सचिव एवं सचिवगण, पर्यावरण एवं वन विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राएं, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवी एवं सज्जनों, मैं सबसे पहले आज 9 अगस्त के दिन जो सन 2011 से हम लोगों ने बिहार में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया है, इस अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। पृथ्वी दिवस का आयोजन पर्यावरण के प्रति लोगों के मन में जागृति पैदा करने के लिए किया गया और मुझे खुशी है कि नियमित तौर पर इसका आयोजन हो रहा है और छात्र छात्राओं को इससे प्रेरणा मिल रही है। आज जो संकल्प लिया आपने, अगर इस संकल्प को सिर्फ याद रखें तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से आज पर्यावरण का संतुलन हो रहा है, अगर इस संकल्प को आप याद रखेंगे और उस पर अमल करेंगे तो ये जो असंतुलन पैदा हुआ है यह तुरंत विपरीत दिशा में जाकर पर्यावरण कुदरत ने वक्त दिया है। तो 9 अगस्त को तो गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और लोगों को यह संदेश दिया करो या मरो। तो इस प्रकार का जो संदेश उन्होंने 9 अगस्त को दिया था, लेकिन साथ साथ और आजादी की लड़ाई हुई, देश आजाद हुआ, सब कुछ लोगों को मालूम। लेकिन आप देख लीजिए, उन्होंने एक बात कही जिसका जिक्र हम अधिकांश जगहों पर करते हैं, जनसभाओं में भी करते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था कि भाई ये जो पृथ्वी है ये मनुष्य की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। जो भी जरूरत है, भोजन की जरूरत है, आवास की जरूरत है, प्रतिष्ठा किसको मिलती है, छात्र जीवन में लोग सोचता है IAS बने, IPS बने, ये सारी बात। तो एक IAS ऑफिसर को फील्ड में जितना काम करना पड़ता है, किसी भी सरकारी सेवा, जब किसी भी सर्विस के उनको कितना काम करना पड़ता है। अब आप बताइए कि अगर इस माहौल में कोई बच्चा पढ़ा या कोई बच्चियां पढ़ी है तो क्या काम बाहर करना है, उसको तो तुरंत पसीना छूटने लगेगा, परेशान हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तो लालच इसको कहते हैं। उनके खाने के लिए, कृषि के उत्पादन की, आवासन की, आने जाने के लिए जो सड़कें बनती हैं, सब चीजों के बारे में अगर देख लिया जाए तो जो उनकी जरूरत है, तो हम लोगों ने देखा कि अधिकतम बिहार में 17% का हरित आवरण हो सकता है। तो हम लोगों ने उसी समय संकल्प लिया और ये तय किया 2012 से हरियाली मिशन की शुरुआत की कि हम इसको 5 वर्ष में 2017 तक कम से कम
हरित आवरण को बढ़ाकर 15% तक लाए। और मुझे खुशी है जितना काम था, हम लोगों ने लगभग 24 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया और जो अभी तक के जो आंकड़े हैं 18 करोड़ 19 करोड़ के करीब पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं और उसका सर्वेक्षण भी अब किया जा रहा है, कोशिश हो रही है। तो हम लोगों को ये पूरा भरोसा है कि हम लोग 2017 का जो लक्ष्य उसको प्राप्त करेंगे और इसके बाद 2% और बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे, यानी न्यूनतम 17% तो हरित आच्छादन होगा और इसके लिए बहुत काम करना किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी सब जो हम लोगों की तरफ से लोगों के बीच में जागरूकता पैदा की जा रही है, कोशिश हो रही है। हमारे जितने संस्थान उनका जो भी कैंपस है सब में पेड़ लगाया गया और जिन पेड़ों की आवश्यकता है वैसे पेड़ लगाए गए और इसके लिए वन विभाग पौधा देने के लिए गया और दे रहा है और उसके बाद उसका संरक्षण आप कीजिए। अब बताइए, रक्षाबंधन के दिन हम लोग पेड़ को राखी बांधते, ये संकल्प लेना है कि हम वृक्ष की रक्षा करेंगे। हम लोगों ने स्कूली बच्चों के लिए प्रोग्राम तैयार किया वृक्षारोपण कि वो 3 साल तक पौधा लगाने के बाद उसको देखभाल करें। तो इस तरह से अनेक योजनाएं चलाई गई और कोशिश की जा रही है कि बिहार का भी हरित आवरण बढ़े जो पर्यावरण संतुलन में सहायक हो। आज आप देख रहे हैं, अभी ज्योति पारिक जी ने भी बताया और मैं डॉक्टर स्वामीनाथन जी को, एम.एस. स्वामीनाथन जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वीडियो के जरिए एक मैसेज दिया आज के अवसर पर और बिहार में जो ये पहल ली गई है उसकी प्रशंसा की। तो हर प्रकार से आप देखिएगा कि आज जो पर्यावरण पर संकट है, पर्यावरण के संकट को सबको समझना पड़ेगा और आज का जो संकल्प है उस संकल्प पर हम अमल करेंगे तो पर्यावरण के संकट को दूर कर सकते हैं। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में नई पीढ़ी को और ज्यादा जागरूक करना, उनको प्रेरित करना। और देखिए, हम नई पीढ़ी को एक चीज के लिए नहीं जागरूक करते। अभी जो आपदा, खास करके जो भूकंप होता है उसके बारे में तो कोई फोरकास्ट कर नहीं सकता। बहुत सारी आपदाओं के बारे में आप पहले से जान सकते हैं। अभी जो इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ गया है ठनका गिरने का, तो उस पर भी काम हो रहा है कुछ राज्यों में, हम लोग बिहार में भी करेंगे। कि साहब आधा घंटा पहले भी पता चल जाए कि किस इलाके में ये ठनका गिरने वाला, तो इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं। लेकिन भूकंप एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में आज तक कोई फोरकास्ट नहीं हो सकता। तो भूकंप आने की स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में जागृति पैदा करने के लिए हम लोगों ने स्कूली छात्र छात्राओं के बीच में एक ओरिएंटेशन का काम शुरू किया। मुझे खुशी है कि लोगों को इसके बारे में एक जानकारी मिल रही है, एक समझ पैदा हो रही है। और जब हमारे छात्र छात्राओं को इसके बारे में, स्कूली छात्र छात्राओं को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी और वो समझ जाएंगे, उनमें अवेयरनेस आ जाएगा, तो बच्चे बात करते हैं, बोलते हैं, वो घर में जाएंगे, अपने माता पिता को बताएंगे, अड़ोस पड़ोस के लोगों को बताएंगे। तो धीरे धीरे ये जो जागृति आएगी तो भूकंप से बचाव कम, भूकंप से जो खतरा होता है उसमें कमी आएगी। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए रोड मैप बनाया। इस डिजास्टर तो आएगा, अब उसका जो रिस्क है उसको कैसे हम कम करें, तो इन सब चीजों पर हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण पर, डिजास्टर मैनेजमेंट पर, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, इन सब चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो गंगा नदी की अविरलता है उसके लिए केंद्र की भी प्रतिबद्धता है, हमारी भी प्रतिबद्धता है। हमने बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करके अपनी बात रखी और मुझे खुशी है कि अब गंगा की अविरलता के लिए जो यहाँ पर सिल्ट की समस्या आई है उसके लिए एक टीम बनाई गई, भेजा गया और उसके बारे में और अध्ययन किया जा रहा है कि इसको कैसे इसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए और सिल्ट का मैनेजमेंट हमारी समझ से उसको हटा कर किया जा सकता है। सिल्ट का मैनेजमेंट है कि फ्लो इतना ज्यादा हो, नदी में प्रवाह जल का इतना हो कि उस प्रवाह के साथ सिल्ट बहता हुआ समुद्र में जाए। वो हटा करके सिर्फ नहीं, आजकल देखते नहीं है बालू में क्या धंधेबाजी होती है,
आप दीजिएगा कि 2 मीटर तक निकाल सकते हो, 1 मीटर तक निकाल सकते हो, क्या धंधेबाज करता है कितना मीटर निकाल देता है? और ऊपर जा करके बार बार निगरानी करिए। आप निगरानी के लिए जिसको लगाइएगा, पता चला उसी भी वही खाल में मिल गया। इस तरह की बात थोड़ी है। अभी तो एक और बात आने वाली है बहुत जल्दी, भागलपुर की एक घटना कि कैसे पैसा जो है सरकारी खजाने का पैसा किस तरह से फर्जी एक कारोबार के चलते सरकारी खजाने के पैसा को कहां भेज दिया गया। एकदम निरंतर रात दिन करके जांच चल रही और तो 250 करोड़ का मामला आ गया है एक जिले में। पैसा जो दिया जाता है, जैसे जमीन का अधिग्रहण हुआ उसका पैसा कितना, तो उस पैसे को किस तरह से फर्जी करके कारोबार करके उसको कहीं और ट्रांसफर करके, तो ये सब बातें जो सामने आ रही है, तो पता नहीं फर्जीवाड़ा कहां चल रहा है, कब कौन सी बात सामने आए। इसलिए हम लोग अगर कोई भी चीज करते हैं अपवाद उठाते, तो इसलिए हमारी अपनी सोच है कि साहब ये जो सिल्क का मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट तो प्रवाह से ही संभव है और ये हम इसकी वकालत करते हैं। और जल का प्रवाह होना चाहिए। हम लोग कितना बना देते हैं, 60 डैम बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, बराज बनाते हैं, प्रवाह रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में गंगा नदी में जो इको फ्लो है वो जारी रहना चाहिए। अगर इको फ्लो जारी नहीं रहेगा तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी। तो इन विषयों को लेकर हम लोग खुद सजग हैं और अभी 2 सम्मेलन हम लोगों ने कराया गंगा की अभियंता को लेकर, पटना में और दिल्ली में, और दोनों जगह देश भर के और बाहर के भी पर्यावरणविद आए, जल विशेषज्ञ आए। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम अगर गंगा की अविरलता को, स्वच्छता को, निर्मलता को बनाए रखना चाहते हैं, नदियों की निर्मलता, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कोई भी गंदा पानी न जाए, कचरा न जाए। ये सब तो सबको मालूम, लेकिन अगर किनारे किनारे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने एक चीज पर काम करना शुरू किया कि शहरों में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, चाहे पटना हो या कोई भी बड़ा शहर हो, जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद जो पानी है उसको हम लोग नदी में छोड़ देते हैं। हमने कहा कि हम उस पानी को भी नदी में नहीं छोड़े, बल्कि उस पानी को, ट्रीटेड पानी को इरिगेशन के लिए इस्तेमाल, सिंचाई के पर्पस के लिए इस्तेमाल करिए, नदी में मत भेजिए। तो उससे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करना चाहते हैं उसको भी बढ़ावा देंगे। तो इस तरह से एक एक चीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब ये जो आप देखते हैं गाय, बाछा, बाछी, बैल, बहुत तरह का चीज ऐसे ही लावारिस सड़क पर घूमता रहता है। हमने पटना से उसकी शुरुआत करें। डीएम पटना को हमने कहा कि जितना इस तरह के जानवर घूम रहे हैं उनको आप गौशाला में रखें और इनका भरण पोषण करें। अब उसको तो रखेंगे। अभी जो भी कैटल है, आप जान लीजिए, उसके गोबर का, उसके मूत्र का, सबका उपयोग हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में करेंगे। कोई केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्मी कंपोस्ट और दूसरे प्रकार के कीटनाशी से कम प्रभावी ये कैटल के मूत्र से जो बनता है उससे बेहतर कोई और ज्यादा नहीं हो सकता है ये कीटनाशक। तो इन सब चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो इस बार का हम लोगों का एग्रीकल्चर रोड मैप जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत बढ़ावा देंगे और शुरू करेंगे, उसको प्रेरित करेंगे। तो ये जो आपने संकल्प लिया, ये सब चीज ऐसा संकल्प है, अद्भुत है। मैं इसके लिए वन विभाग को और शिक्षा विभाग को बधाई देता हूँ। वाकई ये संकल्प है। क्या पर्यावरण संतुलन के लिए सदैव सचेत रहूंगा। वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करो। अब एक पौधा अगर आप लगाते हैं और उसकी देखभाल की, तो मालूम है हमारी आबादी 11 करोड़ से ज्यादा। अगर 6 करोड़ लोगों ने भी एक पौधा लगा दिया हर साल, तो आप जरा कल्पना करिए। हम तो जितना सोच रहे हैं कि 17% ग्रीन कवर होगा, तो पता चला कि एकदम बिल्कुल ग्रीन कवर और बढ़ गया।
लोगों के घर के बाहर, सड़क किनारे, हर जगह तो हमको करने की कोशिश कर ही रहे, लेकिन तरह तरह के पौधे लगे, वो एक तरह के पौधे नहीं लगे। तो कितना बड़ा संकल्प है। तालाब, नदी एवं पोखर को प्रदूषित नहीं करूंगा, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, कोई चीज प्रदूषित न हो, जल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, पानी का बिना मतलब का उपयोग कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि आजकल तो खास करके तो लोग सोचता है कि चलो क्या दिक्कत है, जिसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशील मोदी जी ने आपको बताया, बहुत अच्छी बात है। भाई नल खोल देता है, लोग ब्रश कर रहा है, पानी गिर रहा है। देखिए, याद करिए ना, अपने अपने कमरे में, अपने वॉशरूम में जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, तो याद करिए क्या करें। मैक्सिमम लोग एक बार कल को चला दिया तो ब्रश 5 मिनट कर रहा तो चल रहा। तो ध्यान रखना चाहिए, जितना जल की जरूरत हो उतना ही उपयोग करिए। आवश्यकता अनुसार बिजली से संचालित उपकरणों का इस्तेमाल करें। अब सोच लीजिए, बिजली का उत्पादन जो हो रहा है, हम लोग तो सोलर एनर्जी पर भी जोर दे रहे हैं। 2 जगह हम लोगों ने जो जमीन का अधिग्रहण किया है बिजली के लिए, तो दोनों जगहों के बारे में 3 जगह के, एक जगह तो लग रहा है थर्मल पावर प्लांट, लेकिन 2 जगह हम लोगों ने तय किया कि थर्मल प्लांट लगाने के बजाय हम सोलर प्लांट लगाएं। तो ये सब हम लोग सोच रहे हैं पर्यावरण के बारे में। जो बिजली की खपत हम लोग करते हैं, हम तो हर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ साथ यही बताना बहुत जरूरी है कि दुरुपयोग न करें, जरूरत पर उसका उपयोग करें। क्योंकि जो बिजली का जनित्रीकरण होता है, जनरेशन होता है, आप समझ लीजिए कोयला का उपयोग होता है। अब कोयला तो जो पृथ्वी में है वो तो सीमित है, आज न कल तो वो खत्म हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि पृथ्वी के अंदर का जो संतुलन है उसको तो हम लोग बिगाड़ रहे हैं, उसको रोज निकाल करके, खनन करके। तो इसलिए ये कितनी बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं। बिजली का प्रयोग जरूरी है, बिजली का प्रयोग हम जरूरत पर करें, बिला वजह बिजली का प्रयोग न करें। कूड़ा कचरा निर्धारित कूड़ेदान में डालें। प्लास्टिक पॉलिथीन अपने स्कूल एवं घर को साफ रखें। स्कूल को तो, घर को तो लोग साफ रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कूल को भी साफ रखना चाहिए। प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग बंद कर कपड़े कागज के थैलों का उपयोग करें। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का भाव रखें। आजकल मुख्यमंत्री आवास है, तो वहां पर बहुत पेड़ पौधा और इतना लगवा दिए फल होते हैं। तो कोई कभी कभी कहता है कि इसको ये सब खा जाता है, पक्षी सब के बारे में कहता है, तो हम हंसते हुए कहते हैं कि धरती पर सिर्फ हाथी है और अभी ये पक्षी नहीं है क्या, इसका अधिकार नहीं बनता है। सबको खाने का अधिकार। तो ये मानसिकता जो लोगों की हो जाती है कि इसको खाने न दें, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से जो पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, नजदीक के कार्य पैदल अथवा साइकिल से करूंगा, कागज का अनावश्यक उपयोग नहीं करूंगा। तो ये कितना अच्छा है संकल्प। इस संकल्प के भाव को समझ लीजिए, इसके बाद कुछ बचता है, सब चीज दुरुस्त हो जाएगी और जीवन भी ज्यादा आनंदमय होगा, बेहतर होगा जीवन। आज जब टहलते हैं, घूमते हैं, तो कहीं कहीं आपको धूल, गर्दा, गैस। हमको याद है दिल्ली में जब एमपी थे, तो अपने जो आवास आवंटित था वहां से जाकर पार्लियामेंट जाते थे, लोकसभा, तो बिल्कुल आंख लहरने लगे, लहर पैदा हो जाती थी। मुश्किल से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी थी लोकसभा से, जो मुझको मिला था रहने के लिए आवास। और वहां से जब जाते थे पार्लियामेंट, 1.5-2 किलोमीटर के अंदर ही आंख में लहर पैदा होती थी और मेरा आंख को लाल हो जाता था, उससे पानी गिरता था। तो हर जगह देखिए क्या हालत है। अगर हम हर प्रकार से पर्यावरण को संतुलित करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो स्वास्थ्य भी चौपट होगा और आने वाली पीढ़ी के साथ बड़ा अन्याय करेंगे। अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए इसको देखते हुए पृथ्वी की रक्षा, अपनी रक्षा ही नहीं, आने वाली पीढ़ी की रक्षा है। वरना जो सब कुछ होता चला जा रहा है उसको तो अब दिख रहा है। हमको तो अब इस बात का अंदेशा हो चुका है कि अब यही वक्त है
10-20 साल से ज्यादा वक्त नहीं। अगर 10-20 साल के अंदर अगर हम लोगों ने दुनिया भर में पर्यावरण में संतुलन कायम नहीं किया तो फिर पशु पक्षी को तो छोड़ दीजिए, आम लोगों का जीवित रहना भी संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति आ गई। और कोई जरूरी है पृथ्वी पर अगर मान लिया जाए हम लोग पर्यावरण के संतुलन पर जोर देते हैं, दूसरी जगह कोई असंतुलित रखेगा, उसका प्रभाव कहीं पड़ सकता है। आज देख रहे हैं ना मौसम का मिजाज क्या हो गया है, क्लाइमेट का कितना बड़ा, क्लाइमेट में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। जब वर्षा होनी चाहिए नहीं होती, जब वर्षा नहीं होती थी उस समय वर्षा होने लगती। और बिहार तो बिल्कुल विचित्र स्थिति है। हम लोगों के यहाँ अगर वर्षा नहीं भी हो तो भी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। अगर नेपाल में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, दक्षिण में झारखंड आदि में खूब पानी पड़ गया तो आपके यहाँ बाढ़ आ जाएगी। तो एक विचित्र स्थिति। तो इस स्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को अपने यहाँ के पर्यावरण, और जान लीजिए जो बादल है वो पेड़ से आकर्षित होता है, इसलिए हम अपना इतना वृक्षारोपण कर दें कि कुछ तो उसका आकर्षण हो कि समय पर वर्षा हो जाए और इसका लाभ हम सब लोगों को मिले। और उसके साथ साथ हम लोगों को जल संरक्षण पर बहुत जोर देना पड़ेगा। ये सब काम हम लोग करेंगे तो पर्यावरण संतुलित होगा। और बिहार की जो स्थिति है इसको देखते हुए हम लोगों ने और ज्यादा अवेयरनेस, जागृति पैदा करने के लिए पृथ्वी दिवस का आयोजन किया। रक्षाबंधन के दिन वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में हम लोग उसको मनाते हैं और उसको राखी बांधते हैं। तो ये सब संकल्प है और मुझको पूरा भरोसा है छात्र छात्राएं यहाँ हैं, अगर नई पीढ़ी के मन में ये संकल्प आ गया तो जैसा मैंने शुरू में कहा, तब तो फिर पर्यावरण असंतुलन की जो समस्या आई है वो दूर होगी, पर्यावरण संतुलित होगा। और हम अपने यहाँ पर्यावरण संतुलन के लिए काम करके सिर्फ अपने बिहार की सीमा को नहीं, पृथ्वी के दूसरे हिस्सों के लिए भी लाभ पहुंचाए। इसलिए हम सब लोगों को इस संकल्प बापू ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अब देखिए हर नई पीढ़ी के लोगों के मन में ये बात आ जाना चाहिए। जैसे बापू ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, वैसे ही हम सब लोग नारा लगाएं लालच भारत छोड़ो। तो जब लालच भारत छोड़ो लोगों के मन में आ जाएगा तो समझ जाइए लालची प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी और सचमुच पर्यावरण का भी संतुलन होगा, समाज में प्रेम होगा, सद्भाव होगा, भाईचारा होगा, एकता होगी। और ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत ही शान के साथ जी सकेंगे। और अवसर मिला है, कुदरत ने हमें इस धरती पर आने का अवसर मिला है, सचमुच उस अवसर का हम लोग सदुपयोग कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर आप सब और खासकर के वन एवं पर्यावरण विभाग को विशेष तौर पर हम बधाई देते हैं। ये झारखंड अलग हो गया था तो समझ रहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या मतलब है। अरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब क्या था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मतलब था एक तरह से वो जंगल की रक्षा करता था। कितना रक्षा करता था वो अलग बात है, और रक्षा भी होने लगी। अब हम जब जाते हैं वाल्मीकि नगर और उस इलाके में हम जंगल को देखते हैं तो इतनी खुशी होती है। इतना डेंस फॉरेस्ट हो गया, इतना सुंदर फॉरेस्ट है। ये सब स्थिति हुई तो वन विभाग के द्वारा अब ये सामाजिक कार्यों और पर्यावरण के कार्य पर, पर्यावरण संतुलन पर जो जोर दिया गया है, इसके लिए मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और शिक्षा विभाग को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि वो नई पीढ़ी के लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति चेतना और दूसरी तरफ हर चीज के प्रति, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के प्रति भी एक जो चेतना का भाव पैदा हो रहा, हम समझते हैं कि हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। बिहार का इतिहास गौरवशाली, हमें फिर से उस गौरव के स्थान को प्राप्त करना है, यही संकल्प है। और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए
आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। आपके दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन में बिहार निश्चित रूप से अपने उसी गौरव को प्राप्त करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, कोटिशः आभार, धन्यवाद।
चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबको से। हम आग्रह करते हैं श्री अरविंदर सिंह जी से कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सुशील कुमार मोदी जी को भेंट करें। मैं पुनः पर्यावरण एवं वन विभाग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी मान और सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करके बढ़ाएं। हमारे बीच में माननीय राजस्व मंत्री श्री राम नारायण मंडल जी हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच मंच पर आसीन है माननीय उद्योग मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में बैठे हैं डॉक्टर ज्योति पारेख जी, स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका भी मान और सम्मान बढ़ाएं। कार्यपालक निदेशक इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट नई दिल्ली, मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे बीच प्रधान सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग श्री विवेक कुमार सिंह जी है, उनका भी सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट करके बढ़ाएं। हमारे बीच बैठे हैं डॉक्टर टी.के. शुक्ला जी, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे बीच में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, उनका भी मान और सम्मान बढ़ाएं। एक बार पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अब अंत में हम आग्रह करेंगे डॉक्टर टी.के. शुक्ला जी, जो कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार हैं, धन्यवाद आकर आप ज्ञापित करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, माननीय मंत्री उद्योग विभाग, माननीय विधायक आदरणीय प्रोफेसर ज्योति के पारेख, प्रधान सचिव पर्यावरण वन विभाग, प्रधान सचिव श्रम विभाग, प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव वन विभाग के पदाधिकारी, समारोह में शामिल विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बदलते हुए वातावरण का प्रभाव हम सब पर तेजी से बढ़ रहा है। बिहार जो एक बुद्ध कृषि प्रधान देश है, उसमें यह प्रभाव ज्यादा प्रदर्शित होता है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने अपने कार्यक्रम से समय निकालकर हमें पर्यावरण के ऐसे पहलुओं से अवगत कराया जिसमें हमारा सामान्य ध्यान दिया। इको फ्लो जैसे कंसेप्ट जो हम लोग केवल किताबों में पढ़ते हैं और वह वास्तविकता में हम सामने आ रहे हैं। हम कृतज्ञ हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिनके द्वारा बिहार पृथ्वी दिवस के महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। अगले वर्ष मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष बिहार के सभी विद्यालयों में इस बिहार पृथ्वी दिवस को हम लोग शिक्षा विभाग के सहयोग से मनाएंगे। हम आभारी हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जिनके निर्देश पर आज राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए 11 स्मृति सर्कल दिया गया है। हम डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के आभारी हैं, जिन्होंने अपनी अस्वस्थता के बावजूद भी पृथ्वी दिवस के बारे में जो जानकारी दी गई तो उन्होंने बिहार के पढ़ाई से पेश की। डॉक्टर ज्योति के पारेख के भी हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को पोस्ट पार्ट और उसको स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में एक प्रेरणादायक संबोधन किया। सभी विद्यालयों के प्राचार्य, अध्यापक, छात्र छात्राओं को भी इस समारोह में भाग लेने के लिए पर्यावरण एवं विभाग की ओर से अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी अतिथिगण, प्राध्यापकों, छात्र छात्राओं, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों
वन विभाग के पदाधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ और समारोह में संगीत करने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शुक्ला जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। इस पर जीवन में अमल करने की जरूरत है और न सिर्फ आप अमल करें बल्कि आपके घर परिवार समाज में जो लोग भी रहते हैं उन्हें भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी जगह पर आप बैठे रहें। आप सबके लिए नाश्ते का प्रबंध है, इसलिए आप अपनी जगह पर बैठे रहें। और पर्यावरण एवं वन विभाग के जितने भी पदाधिकारी अधिकारी कर्मचारीगण हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी यही इंतजार करेंगे। ये विभाग की ओर से निर्देश है और सभी बच्चे आप अपनी जगह पर बैठे रहें।